डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि के प्रकार। पूर्व में हम विटलसी महोदय के अनुसार बताए गए कृषि प्रदेशों के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत विटलसी महोदय के द्वारा कृषि प्रदेशों के अंतर्गत तीसरा प्रकार स्थानांतरित कृषि। डी विटलसी महोदय के अनुसार यह कृषि का प्राचीनतम व कम उपजाऊ मिट्टियों पर किया जाने वाला कार्य है। यह कृषि उस प्रदेशों के वर्षा वाले वनों व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित रही है, जिसमें हाथ के बने औजारों से व आग से जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था। कुछ समय तक के लिए इन क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। तब तक 4 या 5 वर्षों के अंतराल से साफ किए गए क्षेत्रों की मिट्टियाँ उपजाऊ हो जाती थी, जिस पर फसलें बोई जाती थी। इस प्रकार से यह आदिम जनजातियों में प्रचलित निम्नतम जीविकोपार्जन की कृषि है। स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग कृषि या वालरा कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम भील जनजाति द्वारा की जाने वाली वालरा कृषि के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें भील जनजाति क्षेत्रों में वन्य क्षेत्रों को जलाकर उसकी राख को खेतों में मिला दिया जाता है। उसके बाद में सामान्य रूप से इस प्रकार की भूमि पर मक्का जैसी फसलें बोई जाती हैं। एक ही भूमि पर जब मक्का लगातार 3 या 4 साल उगा ली जाती है, उस मिट्टी में मक्का के लिए आवश्यक नाइट्रोजन जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से उन क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन नहीं हो पाता है। धीरे धीरे जैसे ही उस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो जनजाति के व्यक्ति अपना भरण पोषण के लिए उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य जंगली क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। वहाँ पर ये जनजाति के व्यक्ति जंगली भागों को काट कर उसके बाद में उसमें आग लगाते हैं। आग लगा करके जो राख प्राप्त होती है उसको खेतों में बिखेर देते हैं। खेतों में बिखेरने के बाद में इस प्रकार की भूमि 1 या 2 साल के बाद में वनस्पति पुनः उगना चालू हो जाती है। और जैसे ही ये वनस्पति उगना चालू हो जाती है तो यह एक प्रकार से पुनः उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद में पुनः इसके अंदर जनजाति के व्यक्ति अपनी कृषि फसल के अंतर्गत मक्का का उत्पादन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार एक खेत में मक्का का उत्पादन कर 3-4 साल के बाद में उसको छोड़ करके दूसरे जंगली भागों में जाकर के जंगलों को जला करके मिट्टी बिखेर करके खेतों को तैयार करके मक्का बोना एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि या वालरा कृषि के रूप में जानी जाती है। डी विटलसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के अंतर्गत चौथी कृषि के अंतर्गत परंपरागत स्थायी कृषि को लिया है। यह कृषि भी स्थानांतरित कृषि के लगभग समान है तथा इसकी कार्य प्रणाली भी ठीक वैसी है, लेकिन जो क्षेत्र घुमक्कड़ जीवन के लिए अधिक उपयुक्त रहे हैं उन्हें स्थायी तौर पर समुदायों ने अपना लिया है। इस प्रकार उपयुक्त क्षेत्रों में स्थायी रूप से कृषि करने के उद्देश्य से बस गए हैं। इन क्षेत्रों में उर्वरक व खाद आदि के अभाव में फसलें ही हो पाती हैं। अन्य सुविधाएं सिंचाई जैसी विकसित नहीं होती हैं। परंपरागत तरीकों से जीवन यापन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेशों में चाहे रबड़ का हो या अन्य खाद्यान्न फसलें हों, इस प्रकार के क्षेत्रों में बोई जाती हैं। फसलें उगाने के साथ साथ पशुओं को भी जीविकोपार्जन के लिए पाला जाता है। कुछ ऐसे स्थायी किसान
अन्य जिलों में आसपास के कृषि क्षेत्रों में मजदूरी के लिए भी चले जाते हैं तथा फिर से अपने क्षेत्रों में लौट आते हैं। इनमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों या दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों को हम शामिल कर सकते हैं। डी विटलिसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के प्रकार में 5वें प्रकार के अंतर्गत धान प्रधान जीवन यापन गहन कृषि को शामिल किया है। यह कृषि सामान्य रूप से मानसूनी प्रदेशों में की जाती है, जहां पर वर्षा के ऊपर आधारित धान का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इन क्षेत्रों में यह कृषि भी जीविकोयापन की या अपने परिवार की उदर पूर्ति तक ही सीमित है, क्योंकि भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अधिकांश खेती का आकार तथा विस्तार बहुत ही कम है या छोटा है। इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं, खेतों का आकार छोटा है। उदाहरण के लिए हम इंडिया के संदर्भ में इसको हम देख सकते हैं, जैसे भारत में खेतों का विभाजन सामाजिक आधार पर किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे एक किसान के पास 20 बीघा ज़मीन है, उसके 4 बेटे हैं, तो उस भूमि का विभाजन चारों बेटों में समान रूप से किया जाता है। यह एक प्रकार से भारत में भूस्वामित्व की व्यवस्था है कि एक पिता के बेटों में जमीन का समान वितरण होता है। इस भूस्वामित्व व्यवस्था के कारण से भारत जैसे देशों में खेतों का आकार निरंतर छोटा होता जाता है। जैसे ही खेतों का आकार निरंतर छोटा हो जाता है, स्वाभाविक है उस प्रकार के खेत में केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर एक तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के क्षेत्रों में भूमि का एक इंच का उपयोग किया जाता है तथा खेतों में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही मजदूरी की जाती है। अच्छी वर्षा व पर्याप्त तापमान वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें तक ली जाती हैं। इस प्रकार भूमि का अत्यधिक घना उपयोग धान की खेती में ही किया जा सकता है। अधिकतर कृषि कार्य में पुराने औजारों व हल का उपयोग किया जाता है। हल को भैंसे, ऊंट या खच्चर आदि से खींचते हैं। किसान इनके साथ साथ मछली पालने का कार्य भी अपने खेतों या आसपास के तालाबों में करता रहता है। पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश इसके अच्छे उदाहरण हैं, जहाँ किसानों के घरों में ऐसे तालाब देखने को मिल जाते हैं। डी विटलिसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के 6ठे प्रकार में अन्य फसलों के साथ जीविकोपार्जन की गहन कृषि, यह भी एक प्रकार से गहन कृषि है। इसमें धान के साथ साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक तथ्यों की भिन्नता से सभी क्षेत्रों में धान उत्पन्न करना संभव नहीं होता है। उसी तरह कोई एक फसल भी सभी क्षेत्रों में समान रूप से उत्पन्न नहीं की जा सकती है। जलवायु तथ्यों की विभिन्नता, मिट्टियाँ, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, हवा, तापमान जैसे अनेक तत्वों का प्रभाव फसलों के उत्पादन में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। सामाजिक पर्यावरण के अनेक रूप जैसे व्यवस्था, संस्थागत तत्व आदि भी कृषि की सघनता में महत्वपूर्ण होते हैं। मानसूनी प्रदेशों में धान के घने क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में जहां पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है, वहां पर गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, सोयाबीन, सरसों आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इनमें अधिकांश फसलें खाद्यान्न भी की हैं। जहां पर्याप्त नमी मिलती है वहां धान भी एक मौसम में अन्य फसलों के अलावा पैदा किया जाता है। बर्मा, थाईलैंड, भारतीय क्षेत्रों में या दक्षिण पूर्वी चीन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिल जाती है। इस प्रकार यह कृषि भी गहन जीविकोपार्जन की कृषि है, जहाँ छोटे छोटे आकार के खेतों में परिवार अपना जीविकोपार्जन करते हैं। डी विटलिसी महोदय ने कृषि के 7वें प्रकार में व्यापारिक पौधरोपण कृषि को शामिल किया है।
पौधरोपण कृषि का विकास सामान्य रूप से उपनिवेशवाद की देन है। उपनिवेशवाद या उपनिवेश के समय यूरोपियन देशों में इस प्रकार के कृषि में उत्पन्न की जाने वाले उत्पादों की अत्यधिक कमी थी। विशेष रूप से चाय के बागान हो, कॉफ़ी के बागान हो या मसालों के बागान हो या नारियल, रबड़, इस प्रकार के बागान हो, इनमें इस प्रकार की बागानी कृषि में की जाती है। चूँकि यूरोपियन देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहाँ पर इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार की फसल सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर अत्यधिक तापमान पाया जाता है, अत्यधिक वर्षा होती है, नमी की मात्रा भी अधिक होती है। और ये भौगोलिक परिस्थितियाँ सामान्य रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में या मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की व्यापारिक पौधरोपण की कृषि या बागानी कृषि सामान्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों या मध्य अमेरिकी देशों में मुख्य रूप से की जाती है। पौधरोपण कृषि प्रायः उष्णकटिबंधीय व्यापारिक फसलों के उत्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार की फसलों में रबड़ है, पेय पदार्थ हैं जिसमें चाय, कॉफ़ी है, फल है, केले हैं आदि को हम शामिल करते हैं। इस प्रकार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं, इसके अंतर्गत कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए अनुकूल मशीनों का उपयोग किया जाता है, खादों का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, बागान बनाने में, बागानों की देखभाल में अत्यधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में उत्पादित वस्तुओं का अधिकांश मात्रा में निर्यात किया जाता है या निकट के बाज़ारों में उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था होती है। प्रारंभिक काल में जहां उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में यूरोपियन जातियों के लोग जा बसे, उनके लिए ऐसी गर्मी में काम करना असंभव था। इसलिए अधिक संख्या में इन लोगों ने स्थानीय लोगों को अपनी फार्म में नौकरी देकर इन लोगों से अधिकाधिक बेगार ली और अधिक संख्या में इन लोगों को विभिन्न प्रकार के लालच देकर के अन्य देशों में स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार इस कृषि का मूल आधार ऐसे ही गरीब मजदूर कृषक रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी भारत, श्रीलंका प्रमुख हैं जहाँ पर्याप्त श्रमिक पौधरोपण कृषि में लगे हुए हैं और आज भी हैं। इन सभी में उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, जहाँ विभिन्न फसलें जैसे जूट है, रबड़ है, चाय, नारियल, खजूर, ताड़, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। दूसरा प्रमुख महाद्वीप अफ्रीका है, जहाँ से कोकोआ, ताड़, नारियल के साथ साथ कौवा, कपास, रबड़, तंबाकू आदि का उत्पादन किया जाता है।